विद्यालय शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा एजुसेट प्रायोजित कार्यक्रम आज की प्रस्तुति कक्षा 7वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित पाठ हिमालय की बेटियां, लेखक नागार्जुन। प्यारे विद्यार्थियों, हिमालय भार इन्हीं बर्फ से ढकी चोटियों का जल पिघल पिघल कर नदियों का रूप धारण करता है। इसीलिए नागार्जुन ने अपनी इस रचना को नाम दिया। अर्जुन लिखते हैं, अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थीं। उनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। इस गद्यांश में लेखक ने स्पष्ट किया है कि हिमालय से निकलने वाली नदियां मैदानों में आकर बड़ी गंभीर, शांत और अपने में खोई सी नजर आती हैं, बिल्कुल किसी शांत स्वभाव की महिला की तरह। लेखक के मन में जैसी श्रद्धा अपनी माँ, दादी, मौसी और मामी को लेकर है, वैसी ही इन नदियों के प्रति है। और वह उनकी गोद में जैसा प्रेम और आनंद अनुभव करता है, वैसा ही इन नदियों के जल में डुबकी लगाकर अनुभव करता है। अगला गद्यांश। परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में मेरे सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदानों में उतरकर विशाल कैसे हो जाती है। इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर लगातार हंसते जाना, इनकी यह भावभंगी, इनका यह उल्लास कहां गायब हो जाता है मैदान में जाकर। किसी लड़की को जब मैं देखता हूं, किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तब भी इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। नागार्जुन जी इस बात से हैरान होते हैं कि हिमालय के प्रांगण में बहने वाली दुबली पतली गंगा, यमुना, सतलुज जैसी नदियां कैसे मैदान में जाकर इतनी गहरी और विशाल हो जाती हैं, और उनकी अपने पिता हिमालय के आंगन में की जाने वाली उछलकूद, खिलखिलाहट, भावभंगिमा, उल्लास अचानक कहां गायब हो जाता है। इस प्रकार लेखक को इन नदियों की बाल लीलाएं देखकर सबसे अधिक हैरानी और कौतूहल होता है। अगला गद्यांश। कहां ये भागी जा रही हैं? वह कौन लक्ष्य है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है? अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो उनकी प्यास मिटा सकेगा? बर्फ जली नंगी पहाड़ियां, छोटे छोटे पौधों से भरी घाटियां, बंधुर आदित्यकाएं, सरसब्ज उपत्यकाएं, ऐसा है इनका लीला निकेतन। खेलते खेलते जब ये जरा दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें अपनी बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी नटखट बेटियों के लिए कितना सिर घूमता होगा। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवा उनके पास और रखा ही क्या है। अर्थात लेखक को जितनी हैरानी इन नदियों की बाल लीलाएं देखकर होती है, उतनी किसी अन्य बात को लेकर नहीं होती। आखिर ये कहां भागी जा रही हैं? अपने पिता हिमालय का घर आंगन छोड़कर। इनका उद्देश्य क्या है? अगर इनका मन अपने पिता के प्रेम से तृप्त नहीं हुआ, तो और किसके प्रेम से होगा? कौन होगा जो इनके हृदय की प्यास बुझा सके? ये हिमालय की ऊंची ऊंची चोटियां, तराई के हरे भरे मैदानों को छोड़कर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, कैल के जंगलों को पार करती हुई कभी कभार अपने पिता के घर के बारे में सोचती तो होंगी, और हिमालय भी इनकी नटखट शरारतों के बारे में सोचकर अप्रसिद्धता और परेशान होता होगा, किंतु चुप रह जाता होगा। अगला गद्यांश। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, व्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कपिशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा हो होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती रही हैं। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। लेखक के अनुसार
वास्तव में सिंधु ब्रह्मपुत्र नदियां और कुछ नहीं हैं, हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद हैं जो इकट्ठी होकर महानदी बनती हैं और बढ़ जाती हैं आगे समुद्र का हाथ थामने, उससे विवाह करने। और समुद्र भी खुद को भाग्यशाली समझता होगा जिसे हिमालय की बेटियों का हाथ थामने का मौका मिला है। जिन्होंने मैदानों में ही नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसा खेल खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती। नागार्जुन जी कहते हैं कि हिमालय की गोद में बच्चों की तरह खेलने वाली, अटखेलियां करने वाली नदियों को असल स्वभाव के रूप में जानना उन लोगों के लिए शायद ही संभव हो जो इन्हें सिर्फ मैदानों में देखते हैं, और कोई पहाड़ी आदमी के लिए भी इनका बहना एक सामान्य सी घटना है, क्योंकि वह रोज इन्हें देखता है। लेकिन लेखक के लिए यह हैरानी भरा अनुभव है। कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत से कहा था, वेत्रवती नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। यहाँ लेखक संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कालिदास के दूत काव्य मेघदूत का जिक्र करता है, जो अपनी पत्नी के पास बादल से संदेशा भेजता है। तब वह बादल से कहता है कि तुम भी जाते समय अपनी प्रेयसी बेतवा नदी से अवश्य मिलते जाना, अर्थात प्राचीन कवि तुम नदियों को इस रूपक के रूप में पहचानते थे, लेकिन पहचान वही पाएंगे जिसने तुम्हारे पर्वतीय और मैदानी दोनों रूपों को अलग अलग रूप से देखा होगा। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। थोलिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में। थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने ऐसा असर डाला, तन और मन ताजा हो गया, तो मैं लगा गुनगुनाने। काका कालेलकर हिंदी और गुजराती भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। उन्होंने नदियों को लोक माता अर्थात सारी दुनिया की मां माना है। लेखक कहते हैं कि प्रत्येक मां पहले बेटी भी तो थी, और बेटी आगे चलकर प्रेमिका और पत्नी बनती है, फिर मां। यह सब ममता का एक धागा है जिसमें सभी रिश्ते बंधे हुए हैं, और इन सभी रिश्तों से जुड़ा एक नया रिश्ता भी है, और वह रिश्ता है बहन का। एक बार लेखक का मन बहुत उदास था, तबीयत ढीली थी, तो वह जा बैठा सतलुज नदी के किनारे और अपने पांव पानी में डुबो दिए। ताजे पानी से स्पर्श ने जैसे ही उसकी सारी पीड़ा और सारी उदासी को अपने अंदर घोल लिया, जैसे एक बहन अपने भाई की सारी चिंताएं अपने अंदर समेट लेती है। और लेखक सहजा ही गाने लगा, जय हो सतलुज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी। तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुप चाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर, अनुपम अद्भुत छाप हिमालय। जय हो सतलुज
बहन तुम्हारी लीला अचरज, बहन तुम्हारी लीला अचरज, बहन तुम्हारी। प्यारे विद्यार्थियों, तो इस प्रकार आपने इस पाठ के माध्यम से जाना कि हिमालय की बेटियां नागार्जुन जी द्वारा लिखित एक श्रेष्ठ लेख है। सन 1947 ईस्वी में नागार्जुन जी ने अपनी हिमालय यात्रा के दौरान हिमालय और उससे निकलने वाली नदियों को नजदीक से चित्रित किया गया है। उनके जंगलों, घाटियों, पहाड़ियों से होकर गुजरने को नदियों का लीला निकेतन बताया है। साथ ही उन्होंने अन्य लेखकों की भी हिमालय। प्यारे विद्यार्थियों, पाठ के इस भाग में हम चर्चा करेंगे हिमालय की बेटियां पाठ के प्रश्नोत्तर के बारे। तो आइए सबसे पहला प्रश्न लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नदियों को मां मानने की परंपरा हमारे यहाँ काफी पुरानी है, लेकिन लेखक नागार्जुन उन्हें और किन किन रूपों में देखते हैं? उत्तर, नदियों को मां स्वरूप तो माना ही गया है, लेकिन लेखक नागार्जुन ने उन्हें बेटियों, प्रेयसी और बहन के रूप में भी देखा है। दूसरा प्रश्न, सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता बताई गई है? सिंधु और ब्रह्मपुत्र हिमालय से निकलने वाली प्रमुख और बड़ी नदियां हैं। इन दो नदियों के बीच से अन्य दो छोटी बड़ी नदियां बहती हैं। ये नदियां दयालु हिमालय के पिघले दिल की एक एक बूंद इकट्ठा होकर बनी हैं। ये नदियां सुंदर एवं लुभावनी हैं। प्रश्न संख्या 3, काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता क्यों कहा है? उत्तर, जल ही जीवन है। ये नदियां हमें जल प्रदान कर जीवन दान देती हैं। ये नदियां लोगों के लिए कल्याणी एवं माता के समान पवित्र हैं। इन नदियों के किनारे ही लोगों ने अपनी पहली बस्ती बसाई और खेती-बाड़ी करना शुरू किया। इसके अलावा ये नदियां गांवों और शहरों की गंदगी भी अपने साथ बहाकर ले जाती रही हैं। इनका जल भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ाने में विशेष भूमिका निभाता है। मानव के आधुनिकीकरण में, जैसे बिजली बनाना, सिंचाई के नवीन साधनों आदि में इनका पूरा सहयोग रहता है। मनुष्य के लिए ही नहीं, बल्कि पशु पक्षी, पेड़ पौधों आदि के लिए भी बहुत जरूरी है। इस प्रकार नदियां हमारे कल्याणकारी जीवन के लिए आवश्यक हैं। यही कारण है कि काका कालेलकर उन्हें लोक माता कहते हैं। प्रश्न संख्या 4, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है? उत्तर, हिमालय की यात्रा में लेखक ने नदियों, पर्वतों, बर्फीली पहाड़ियों, हरी भरी घाटियों तथा महासागरों की भूरी भूरी प्रशंसा की है। प्रश्नोत्तर का अगला भाग लेख से आगे। इसमें से पहला प्रश्न है, नदियों और हिमालय पर अनेक कवियों ने कविताएं लिखी हैं। उन कविताओं का चयन कर उनकी तुलना पाठ में निहित नदियों के वर्णन से कीजिए। इसका उत्तर आप स्वयं अपनी कल्पना शक्ति के आधार पर करेंगे, जिसके लिए आप अपने विषय अध्यापक का मार्गदर्शन ले सकते हैं। प्रश्न संख्या 2, गोपाल सिंह नेपाली की कविता हिमालय और हम, रामधारी सिंह दिनकर की कविता हिमालय तथा जयशंकर प्रसाद की कविता हिमालय के आंगन में, आप इन्हें पढ़िए और इनकी तुलना कीजिए। तो यहाँ पर हम उदाहरण के लिए हिमालय कविता को ले रहे हैं, जो कि रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित है। मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजी भूत ज्वाल, मेरे जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। युग युग अजय निबंध मुक्त, युग युग गर्वोन्वत नित्य महान, निस्सीम व्योम में तान रहा, युग से किस महिमा का वितान। कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान। उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर दृगन उमेश। रे ज्वालाओं से दग्ध विकल, हे तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंच नद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमीय धारे,
जिस पुष्प भूमि की ओर बही तेरी विगलित करुणा उदार, मेरे नगपति मेरे विशाल। इस कविता की तुलना यदि नागार्जुन द्वारा लिखित निबंध से करें तो हम पाते हैं कि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी कविता में हिमालय की विशालता का वर्णन किया है। इस कविता में दर्शाया गया है कि हिमालय का भारतवासियों से प्राचीन काल से अत्यंत घनिष्ठ संबंध रहा है। भारत धरती का मुकुट हिमालय अपनी जड़ों को पाताल तक ले जाए हुए है। उसके धवल शिखर आकाश का चुंबन करते हैं। यहाँ कवि दिनकर ने हिमालय को प्राचीन काल से समाधि में लीन होकर किसी समस्या का हल ढूंढने का प्रयास करते हुए दिखाया है। वहीं लेखक नागार्जुन ने अपने निबंध में हिमालय का वर्णन नदियों के पिता के रूप में किया है, जो अपनी बेटियों के लिए परेशान रहता है। प्रश्न संख्या 3, यह लेख 1947 में लिखा गया था। तब से हिमालय से निकलने वाली नदियों में क्या क्या बदलाव आए हैं? 1947 के बाद से आज तक नदियां उसी प्रकार हिमालय से बह रही हैं, लेकिन अब हिमालय से निकलने वाली नदियां प्रदूषण का शिकार हो चुकी हैं। अब जनसंख्या वृद्धि, औद्योगिक क्रांति, मानवीय तथा प्रशासकीय उपेक्षाओं के कारण नदी के जल की गुणवत्ता में भारी कमी आई है। निरंतर प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। जगह जगह बांध बनाने के कारण जल प्रवाह में न्यूनता हो गई है, जो कि मानव के लिए अहितकारी है। गंगा जल की पवित्रता लगभग समाप्त होती जा रही है। प्रश्न संख्या 4, अपने संस्कृत शिक्षक से पूछिए कि कालिदास ने हिमालय को देवात्मा क्यों कहा है? इसका उत्तर है, हिमालय पर्वत पर देवताओं का वास माना जाता है। ऋषि मुनि यहाँ तपस्या करते रहे हैं, इसलिए कालिदास ने हिमालय को देवात्मा कहा है। प्रश्न चर्चा का अगला भाग है अनुमान और कल्पना। तो सबसे पहला प्रश्न इसमें से देखिए, लेखक ने हिमालय से निकलने वाली नदियों को ममता भरी आंखों से देखते हुए उन्हें हिमालय की बेटियां कहा है। आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? नदियों की सुरक्षा के लिए कौन कौन से कार्य किए जा रहे हैं? जानकारी प्राप्त करें और अपना सुझाव दें। उत्तर, लेखक ने नदियों को हिमालय की बेटियां कहा है क्योंकि वह नदियों का उद्गम स्थल है, पर हम उन्हें मां समान ही कहना चाहेंगे क्योंकि वे हमें तथा धरती के प्रत्येक जीव को जल प्रदान करती हैं। हमारी प्यास बुझाने के साथ साथ खेतों की भी प्यास बुझाती हैं। एक सच्ची माँ एवं मित्र के रूप में नदियां सदैव हमारी हितैषी रही हैं। उन्होंने हमारी सदैव भलाई ही की है। नदियों की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रयास तो किए जा रहे हैं, किंतु वे अपर्याप्त हैं। अभी तक नदियों में गिरने वाले कारखाने के कचरे को रोका नहीं जा सका है। फिर भी नदियों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में कई योजनाएं बनाई जाती रही हैं, जो कि इस प्रकार हैं। नदियों के जल को प्रदूषण से बचाना, बहाव को सही दिशा देना, नदी नहरों के निर्माण पर रोक लगाना, जल का कटाव रोकना, नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था करना आदि। परंतु आज इस बात की आवश्यकता अधिक है कि शीघ्रता से इन योजनाओं को लागू कर दिया जाए। नदियों की सफाई की उचित व्यवस्था की जाए, उनमें कचरे फेंकने पर पूरी तरह से रोक लगाई जाए, कल कारखानों से निकलने वाले दूषित जल, रसायन तथा शव प्रवाहित करने पर रोक लगाई जाए। अतः नदियों की पवित्रता और स्वच्छता बनाए रखने के लिए जन चेतना जगानी होगी। सरकार को भी बड़े और कड़े कदम उठाने होंगे। प्रश्न संख्या 2, नदियों से होने वाले लाभों के विषय में चर्चा कीजिए और इस विषय पर 20 पंक्तियों का एक निबंध लिखिए। तो इस रचना के लिए आप सभी विद्यार्थी आपस में मिलकर चर्चा करेंगे, जिसके लिए हम सुझाव के रूप में कुछ संकेत बिंदु आपको बता रहे हैं। जैसे कि पहला बिंदु है जल प्राप्ति, दूसरा बांध बनाना, तीसरा वर्षा में सहायक, चौथा सिंचाई में सहायक, पांचवा आवागमन हेतु सहायक और छठा बिजली बनाना। इसके अलावा भी संकेत बिंदु हो सकते हैं, जिनके आधार पर आप निबंध रचना कर सकते हैं। निबंध का एक उदाहरण आपकी सहजता के लिए प्रस्तुत है। नदियां हमारे जीवन का आधार हैं। बर्फीले पहाड़ों से अस्तित्व पाकर धरती के धरातल पर बहती हुई नदियां अपना सुधा रस रूपी जल असंख्य प्राणियों को प्रदान करती हैं। प्राणी मात्र की प्यास बुझाने के अतिरिक्त नदियां
धरती को उपजाऊ बनाती हैं, आवागमन का साधन हैं, इन पर बांध बनाकर बिजली उत्पन्न की जाती है। हमारे अधिकतर तीर्थ स्थल भी नदियों के किनारे बसे हैं। इसी कारण नदियां पूजनीय भी हैं। नदियों से हमें धरती हेतु उपजाऊ पदार्थ प्राप्त होते हैं। ये वनों को सींचती हैं, वर्षा लाने में सहायक होती हैं, अनगिनत जीव इनसे जीवन पाते हैं। नदियों के किनारे गांवों का बसेरा पाया जाता है। गांव के लोग अपनी छोटी बड़ी सभी आवश्यकताएं जैसे सिंचाई करना, पानी पीने हेतु, कपड़े धोने हेतु, नहाने और जानवरों हेतु नदियों के जल का ही प्रयोग करते हैं। अतः यह कहा जा सकता है कि नदियां हमारी संस्कृति की पहचान हैं। इन्हें दूषित नहीं करना चाहिए क्योंकि हमारा जीवन इन्हीं पर निर्भर करता है। प्रश्न चर्चा का अगला भाग है भाषा की बात, जिसमें प्रथम प्रश्न है, अपनी बात कहते हुए लेखक ने अनेक समानताएं प्रस्तुत की हैं। ऐसी तुलना से अर्थ अधिक स्पष्ट एवं सुंदर बन जाता है। जैसे उदाहरण देखिए, लेखक लिखता है, संभ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। दूसरा उदाहरण, माँ और दादी मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियां लगाया करता। आप भी अन्य पाठों में से 5 तुलनात्मक प्रयोग निकालकर कक्षा में सुनाइए और उन सुंदर प्रयोगों को कॉपी में लिखना भी है। आपके लिए उदाहरण के रूप में यहाँ पर कुछ प्रस्तुत किया जा रहा है। वो है, लाल किरण सी चोंच खोलकर चुगते तारक अनार के दाने। दूसरा उदाहरण है, उन्होंने संदूक खोलकर एक चमकती सी चीज निकाली। तीसरा उदाहरण, सागर की हिलोरों की भांति उसका यह मादक स्वर गली भर के मकानों में उस ओर तक लहराता हुआ पहुंचता और खिलौने वाला आगे बढ़ जाता। इसी प्रकार अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं को मानव संबंधी नाम देने से निर्जीव वस्तुएं भी मानव जीवित हो उठती हैं। लेखक ने इस पाठ में कई स्थानों पर ऐसे प्रयोग किए हैं। जैसे, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी। दूसरा उदाहरण, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता कहा है। पाठ में इसी तरह के अन्य उदाहरण ढूंढिए और उन उदाहरणों को अपनी नोटबुक में लिखिए। तो पाठ से 1-2 उदाहरण हम आपको सुविधा के लिए बता रहे हैं। पहला उदाहरण है, जैसे संभ्रांत महिला की भांति प्रतीत होती हैं। दूसरा, इनका उछलना और कूदना, खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भावभंगी, यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। तो इस प्रकार से जो निर्जीव को सजीव बनाने वाले उदाहरण हैं वो आप ढूंढिए और उनको आप एक जगह लिखकर अपने अध्यापक से उनकी जांच करवाएं। ये कहलाते हैं मानवीकरण अलंकार, अर्थात निर्जीव के अंदर भी सजीव की तरह क्रियाकलापों की अनुभूति करना। अगला प्रश्न है, पिछली कक्षा में आप विशेषण और उसके भेदों से परिचय प्राप्त कर चुके हैं। तो नीचे दिए गए विशेषण और विशेष्य का मिलान करना है। तो विशेषण आपको पता है, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता को बताएं वो विशेषण कहलाते हैं और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहा जाता है। तो जैसे यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, संभ्रांत, समतल, मूसलाधार, चंचल और घना, ये हैं विशेषण शब्द। और विशेष्य दिए गए हैं वर्षा, महिला, आंगन, जंगल और नदियां। आपको इनके साथ इनका मिलान करना है। तो संभ्रांत शब्द जो विशेषण है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, वो महिला के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि महिला की विशेषता बता रहा है। समतल शब्द आंगन की विशेषता बता रहा है। उसी प्रकार मूसलाधार वर्षा की विशेषता बता रहा है, चंचल नदियों की विशेषता बता रहा है और घना होना जंगल की विशेषता बता रहा है। तो इस प्रकार अगला प्रश्न है, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। इस समास में और शब्द का लोप हो जाता है। जैसे राजा रानी द्वंद्व समास है जिसका अर्थ है राजा और रानी। पाठ में कई स्थानों पर द्वंद्व समासों का प्रयोग किया गया है। उन्हें खोजकर वर्णमाला क्रम में शब्द को शैली के आधार पर आपको लिखना है। जैसे छोटी बड़ी, भाव भंगी, माँ बाप। प्रश्न संख्या 5, नदी को उल्टा लिखने से दीन होता है जिसका अर्थ होता है गरीब। आप भी 5 ऐसे शब्द लिखिए जिसे उल्टा लिखने पर सार्थक शब्द बन सकें। प्रत्येक शब्द के आगे संज्ञा का नाम भी लिखिए। जैसे नदी से शब्द बना है दीन और दीन कैसी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा।
जैसे उदाहरण के रूप में रात से क्या शब्द बनेगा? तार। जाता, ताजा। भला, लाभ। राही, हीरा। नव से वन। नमी से मीन। नशा से शान। लाल से लला। तो आपने इन्हीं को पूरे तरीके के साथ अपनी नोटबुक पर लिखते हुए इनके संज्ञा भेद भी बताने हैं। प्रश्न संख्या 6। समय के साथ साथ भाषा बदलती है, शब्द बदलते हैं और उनके रूप बदलते हैं। जैसे बेतवा नदी का दूसरा नाम था वेत्रवती। नीचे दिए गए शब्दों में से ढूंढकर इन नामों के अन्य रूप लिखिए कि सतलुज, रोपड़, झेलम, चिनाब, अजमेर और बनारस, इनके पुराने नाम, प्राचीन नाम क्या थे? तो सतलुज का प्राचीन नाम जो था वो था शतद्रुम। रोपड़ का प्राचीन नाम था रूपपुर। झेलम का प्राचीन नाम था वितस्ता। चिनाब का विपाशा। अजमेर का अजय मेरू और बनारस का वाराणसी। प्रश्न संख्या 7। उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। उपयुक्त पंक्ति में ही के प्रयोग की ओर ध्यान दीजिए। ही वाला वाक्य नकारात्मक अर्थ के अंदर प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए ही वाले वाक्य में कही गई बात को हम कैसे भी कह सकते हैं, उनके ख्याल में शायद यह बात न आ सके। इसी प्रकार नकारात्मक प्रश्नवाचक वाक्य कई बार नहीं के अर्थ में इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे महात्मा गांधी को कौन नहीं जानता। दोनों प्रकार के वाक्य के समान 3-3 उदाहरण सोचिए और इस दृष्टि से उनका विश्लेषण कीजिए कि जब ही का प्रयोग किया जाता है, कई बार वह नहीं के अर्थ में प्रयोग होता है और कई बार वो प्रश्नवाचक के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे बापू को कौन नहीं जानता। अब इसका विश्लेषण क्या रहेगा कि हर कोई बापू को जानता है। दूसरा, उन्हें शायद ही इस घटना की जानकारी हो, तो इसका विश्लेषण क्या होता है कि शायद उन्हें घटना की जानकारी न हो।